एपिसोड 173। अनन्या को पता चला अर्जुन और अधीरा के बारे में। आपने मुझे बुलाया? अनन्या की आवाज़ सुनकर महेंद्र जी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें सिकड़ी हुई थी और उनमें गुस्सा था। अरशद आजकल रात रात भर गायब रहता है। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, कुछ खबर है तुम्हें? जी नहीं, कहते हुए अनन्या ने धीरे से पलकें झुका ली। महेंद्र जी फिर से बोले, तो खबर रखो। पति है तुम्हारा, उससे पूछो। क्या तुम नहीं जानती उसकी जान के पीछे कितने लोग पड़े हैं? ध्यान दो उस पर और कोशिश करो वो रोज पैलेस आए। अनन्या हाँ में हाँ मिलाती चली गई और महेंद्र जी बोलते चले गए। कमरे में लौटकर अनन्या ने लंबी सांस ली। क्या सच में वो चाहते हैं मैं हर्षद पर हक जताऊं? लेकिन वो ऐसा क्यों चाहते हैं? कहीं इसके पीछे भी उनका कोई प्लान तो नहीं? अनन्या सोचने लगी। आखिर वो महेंद्र जी ही थे जो हमेशा उसे अरशद से दूरी बनाकर रखने को कहते थे। कुछ देर सोचने के बाद अनन्या ने अरशद को कॉल किया और हर बार की तरह इस बार भी अरशद का फोन स्विच ऑफ था। वो परेशान होकर सोचने लगी, अरशद एक सरप्राइज के लिए इतना बिजी कैसे हो सकता है? होना हो डैनियल भाई ने मेरा मन बहलाने के लिए कह दिया होगा। अनन्या ने डैनियल को कॉल किया। जब डैनियल ने कॉल पिक नहीं किया तो उसने मुन्ना और रघुवीर को कॉल किया और उसे पता चला मुन्ना और रघुवीर बिजनेस के सिलसिले में आज शाम की फ्लाइट से दूसरे देश जा रहे हैं। सब अपने अपने काम में बिजी है। एक मेरे पास ही काम नहीं है। वो मुंह लटका के बैठ गई। तभी उसके फ़ोन पर एक मेल नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन पढ़कर उसे याद आया उसे आज कंपनी में डिज़ाइन सबमिट करनी थी। रात में डिनर करके अनन्या जेठ के साथ बालकनी में बैठी सुहाने मौसम का लुत्फ उठाते हुए अरशद का इंतजार कर रही थी। उसके साथ जेठ भी था। पैरों में चोट लगने की वजह से वो अब पहले से बहुत शांत हो गया था। अनन्या ने उसके ऊपर हाथ फेरा तो वो वहीं सो गया। इसी बीच मैसेज की नोटिफिकेशन ऑन ने अनन्या का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आन्या, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे स्टेट जा रहा हूँ। मैंने वंश और अयान को कह दिया है, वो कल से तुम्हारे साथ पैलेस में रहने आ जाएंगे। मैसेज पढ़ने के बाद अनन्या उदास होते हुए नाराजगी से बोली, इससे तो अच्छा होता मैं वंश और अयान के साथ अपार्टमेंट में ही रहती। एटलीस्ट वहाँ सुकून तो था। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी जेल में रह रही हूँ। नहीं, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। मुझे अपने भाई बहन के बारे में अभी दादाजी से बात करनी होगी। अभी रात के 10:15 से ज़्यादा का समय हो चला था, लेकिन अनन्या को समय की खबर नहीं थी। वो महेंद्र जी के कमरे की तरफ बढ़ी चली। तभी उसे एक परछाई महेंद्र जी के कमरे में जाती हुई दिखी। ये कौन हो सकता है और इस तरह से छुप छुप कर दादाजी के रूम में क्यों जा रहा है? सोचते हुए अनन्या संभली। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया ताकि उसके पैर आवाज़ ना करें। महेंद्र जी के कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं था। कमरे की लाइट जली हुई थी। अनन्या ने अंदर झाँका तो उसे महेंद्र जी उसी आदमी से बात करते हुए दिखे जिसे अनन्या ने कमरे में जाते हुए देखा था। वो उस आदमी का चेहरा नहीं देख सकती थी क्योंकि वो उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था, लेकिन वो महेंद्र जी को देख सकती थी। वो काफ़ी परेशान और डरे हुए लग रहे थे। अनन्या ने उनकी बात सुनने के लिए कान दरवाजे से सटा लिए। उसी वक्त उस आदमी ने महेंद्र जी से कहा, क्या आप पूरी तरह से श्योर है मिस्टर बजाज ही आपकी अरशद की वाइफ का पिता है? ऐसा भी तो हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो। आपके घर की नौकरानी बजाज खानदान की बहू कैसे हो सकती है? यह आवाज़ बहुत सख्त थी और जिस तरह से वो बात कर रहा था ऐसा लग रहा था वो लंबे अरसे से महेंद्र जी के लिए काम कर रहा है। वही अनन्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मेरे पिता बजाज, माँ बजाज परिवार से थी, तो क्या मैं बजाज परिवार की? अनन्या की सोच यहीं थम गई जब उसने महेंद्र जी की बात सुनी। अरशद ने खुद इस बारे में पता लगाया है। जो तस्वीर मैंने तुम्हें दी थी उसमें वो दो बच्चे कोई और नहीं अर्जुन बजाज और अधीरा बजाज थे। अधीरा बजाज? कौन नहीं जानता इस नाम को? और अर्जुन बजाज को तो तुम पर्सनली जानते हो। वो सालों से गायब था, लेकिन अरशद के आते ही वो भी अचानक से आ गया। यहाँ तक कि बिजनेस से दूर रहने वाला वो इंसान अचानक से एक डूबी हुई कंपनी सिंघानिया इंडस्ट्रीज के साथ काम करने को तैयार हो गया क्योंकि वो इस परिवार के करीब आना चाहता था। मैं नहीं जानता वो दोनों भाई बहन इस वक्त क्या सोच रहे हैं और तुम्हें यही पता करना है। अरशद आजकल घर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है वो देविक को तलाश रहा है। महेंद्र जी की बातें नहीं रुकी, लेकिन अनन्या के दिल की धड़कनें जरूर रुक गई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थी और पैर मानो पत्थर के हो गए थे। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और दीवारों के सहारे लेते हुए अपने कमरे में जाने लगी।
सीढ़ियों तक आते आते उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया और वो वहीं फुट फुट कर रोने लगी। अनन्या, क्या यह तुम हो? अनन्या ने अपना सर उठाकर सामने देखा। यह कोई और नहीं, अथर्व था। अथर्व ने अनन्या के पास आते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा? तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अनन्या ने रोते हुए हिना में सिर हिलाया। वो अपने आंसुओं को पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके आंसू थे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अथर्व को उसके लिए बुरा भी लग रहा था और उसकी फिक्र भी हो रही थी। रोने की वजह से अनन्या की नाक लाल हो गई थी। सिसकियां लेते हुए वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अथर्व उसके पास सीढ़ियों पर बैठ गया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। कुछ देर में जब अनन्या थोड़ी शांत हुई तो उसने कहा, अब बताओ क्या हुआ? तुम रो क्यों रही थी? क्या दादाजी ने तुम्हें कुछ कहा, या डैड ने, या निया और पायल ने? अनन्या में सिर हिलाया। मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उसने कहा, नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मैं आज खुश हो? फिर मुझे तुम्हारी खुशी कहीं नजर क्यों नहीं आ रही? अथर्व ने उपहास भरे लहजे में कहा। हालांकि इस बार अनन्या ने ना तो उसे नजरें चुराई, ना ही वहां से भागी, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सच में बहुत खुश हूँ, और खुशी की बात भी तो है, आज मुझे मेरे कहते कहते अनन्या रुक गई। जो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी वो सामने खड़े इंसान को देखकर गायब सी हो गई। अथर्व ने भी सामने देखा। वहां कोई और नहीं, मीनाक्षी जी थी, और उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अथर्व मीनाक्षी जी के पास जाते हुए बोला, मॉम, आप इतनी रात गई यहाँ, आपको कुछ चाहिए था? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मीनाक्षी जी बोली। फिर वो अनन्या के करीब गई। कुछ कहने से पहले वो मुस्कुराई और फिर बोली, काफी देर हो गई है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। तुम्हारा देर रात तक जागना सेहत के लिए ठीक नहीं है, वैसे ही तुम इतनी दुबली पतली हो। मीनाक्षी जी यह सब कह तो प्यार से रही थी, पर पता नहीं क्यों अनन्या को इतने प्यार से बात करना ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन उसने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही मीनाक्षी जी के एक्सप्रेशन बदल गए। वो गुस्से में अथर्व की तरफ मुड़ते हुए बोली, अथर्व, ये सब क्या चल रहा है? तू उसके पास क्यों बैठा था? मॉम, आखिर आप कहना क्या चाहती है? अथर्व ने पूछा। मीनाक्षी जी बोली, वही कह रही हूँ जो तू सोच रहा है। देख अथर्व, तेरे मन में उस लड़की को लेकर जो भी है, फीलिंग है, उसे निकाल कर बाहर फेंक दे, और दोबारा उसके पास जाने की और उससे बात करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ जो मैंने आज देखा वो दोबारा देखने को ना मिले। लेकिन मॉम, अथर्व कुछ कहना चाहता था, लेकिन मीनाक्षी जी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उनके जाते ही अथर्व निराश होते हुए बोला, क्या यह परिवार पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताने वाले हैं? और मॉम, आप मेरे बारे में इतनी घटिया बात कैसे सोच सकती हैं? माना कि एक वक्त तक मेरे मन में अनन्या के लिए फीलिंग थी, लेकिन अब वो मेरी भाभी है और मुझे इस रिश्ते की मर्यादा पता है।